हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा आचार्य। सीटेट 2020 में अप्लाई किया है और पेपर 2 में सोशल साइंस का पार्ट लिया है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखें क्योंकि इसमें अब हम आगे बढ़ा रहे हैं हिस्ट्री एनसीईआरटी क्लास 6 को। तो फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। तो हम बात कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर में संग्राहकों की, पांडुलिपियों की। ठीक है, हमें उन लोगों के बारे में कैसे पता चला जो 20 लाख साल पहले रहा करते थे। हमने सबसे पहले बात करी थी संग्राहकों की। ठीक है, संग्राहक मैंने आपको बताया था कौन होते हैं संग्राहक। संग्राहक वे होते हैं जो संग्रह करते हैं, यानी कि चीज़ों को इकट्ठा करते थे। और चीज़ों को क्यों इकट्ठा करते थे? अपने भोजन की व्यवस्था करने के लिए। जो चीज़ें उनके काम आती थी उन चीज़ों को इकट्ठा करते थे। और कहाँ से इकट्ठा करते थे? जंगलों से। शिकार करते थे, ठीक है, इसीलिए उनको आखेटक भी कहा जाता था। तो जो संग्राहक थे वो हमें कहाँ मिले थे? वो हमें मिले थे नर्मदा नदी के तट पर। ठीक है, और ये सारी बातें कब की हो रही हैं? ये सारी बातें हो रही हैं लाखों साल पहले की। तो हम कह सकते हैं 20 लाख साल पहले। 20 लाख साल पहले, ठीक है, 20 लाख साल पहले संग्राहक होते थे जो कि नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। और ये नर्मदा नदी अभी कहाँ पर है? अब मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती है और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा इसको कहा जाता है। तीसरी सबसे लंबी नदी है ये नर्मदा नदी। ठीक है, संग्राहक जो सामान कलेक्ट करते थे। अब संग्राहक जो थे उनके बारे में सिर्फ पांडुलिपियों से तो पता नहीं चला होगा, वो कैसे रहते थे, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसा खाना खाते थे। ठीक है, और भी चीज़ें जो हमें पता चली वो पता चली पुरास्थलों से। किससे? पुरास्थलों से। पुरास्थल। अब पुरास्थल क्या होता है? पुरास्थल यानी कि पुरा का मतलब होता है प्राचीन, ये पुराना, और स्थल मतलब होता है जगह या स्थान। पुरास्थल ऐसा स्थान जहाँ से हमें इन संग्राहकों के बारे में पता चला, यानी कि जो सामान ये यूज़ किया करते थे उन चीज़ों के अवशेष हमें पुरास्थलों से प्राप्त हुए। ठीक है, अब कैसे कैसे सामान? जैसे औजार, औजार का इस्तेमाल करते थे। अब औजार, पहले लोहा तो था नहीं, तांबा नहीं था। ठीक है, औजार किससे बने होते थे? औजार बने होते थे पत्थरों के। पत्थरों से औजार बनाए जाते थे। और क्या क्या सामान मिल सकता है? और इमारतें, किस तरह के घर रहते थे? तो घर ईंट के या लकड़ी के तो होते नहीं थे। उस समय किस तरह के घर होते थे? गुफाएं होती थी। ठीक है, गुफाएं होती थी। और क्या मिले हैं? बर्तन मिले हैं जिसमें वो खाना बनाते होंगे। तो वो बर्तन किस प्रकार के होते होंगे? वो स्टील के या कांच के या क्रॉकरी इस तरह के तो नहीं होते होंगे, वो मिट्टी के बर्तन होते होंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से प्राप्त हुई? ये सारी चीज़ें हमें पुरास्थलों से प्राप्त हुई। ठीक है, सबसे पहले जब मैं नर्मदा नदी और संग्राहकों की बात कर रही हूँ, मध्य प्रदेश की बात कर रही हूँ, तो हमें जो सबसे पहले पुरास्थल मिला जो 20 लाख साल पहले की बात बताता है, उसका नाम था भीमबेटका। क्या नाम है? भीमबेटका। ठीक है, संग्राहक मध्य प्रदेश में थे, तो ये जो भीमबेटका है ये कहाँ पर होगा? ये भी मध्य प्रदेश में ही होगा। ठीक है, जो भीमबेटका है मध्य प्रदेश में ही है और नर्मदा नदी के क्षेत्र में ही है, यानी कि नर्मदा नदी के पास ही है। क्योंकि अधिकतर जो पुरास्थल मिले हैं वो नदियों के आसपास ही मिले हैं, क्योंकि पानी की जो व्यवस्था होती थी वो नदियों के आसपास अच्छी होती थी। और वहाँ के लोग नदी की वजह से अपने जो आसपास का एरिया है उनको फलने फूलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। वहाँ पर पशु भी आने लग गए, वहाँ पर कृषि भी होने लग गई, अनाज भी आने लग गए। तो क्या है, नदी के जो आसपास की जो बस्तियाँ हैं वो ज़्यादा फलने फूलने लगी बजाय किसी और जगह की बस्तियों की। इसलिए अधिकतर जो पुरास्थल मिले हैं वो नदियों और झीलों के या तालाबों के इस तरह के आसपास एरिए में मिलते हैं। अभी हम लाखों साल पुरानी बात कर रहे हैं, तो पहला स्थान क्या मिला? भीमबेटका मिला। ठीक है, कहाँ पर है वो? मध्य प्रदेश में है। यहाँ से हमें लाखों साल पहले
के संग्राहकों के बारे में पता चलता है। भीमबेटका से हमें क्या मिली है, जैसे कि मैंने कहा कि उनके घर किस तरह के होते थे, उनके घर होते थे गुफाएं, तो हमें वहाँ से गुफाएं मिली हैं, ठीक है, और कंदराएं मिली हैं। अब कंदराएं क्या होता है, कंदराएं होती हैं टनल, यानी कि आप कह सकते हो सुरंग, जो दोनों तरफ से, गुफा क्या एक तरफ से मुंह खुला रहता है, अंदर से बंद रहती थी, लेकिन जो कंदराएं होती हैं उनका जो मुंह होता है वो दोनों तरफ से खुला रहता है, यानी कि एक तरफ से जाकर आप दूसरी तरफ से बाहर आ सकते हो, जिन्हें हम आज के टाइम में सुरंग बोलते हैं या टनल बोलते हैं, ठीक है। भीमबेटका से हमें गुफाएं मिली, कंदराएं मिली। अब गुफाएं जो दीवार थी उससे हमें बहुत सारी ड्राइंग यानी कि चित्र जो है उस पर बने हुए मिले, जिन्हें कहा गया भित्ति चित्र। क्या कहा गया, भित्ति चित्र कहा गया। कहाँ से मिले, मध्य प्रदेश की गुफाओं से। और भी एक स्थान था उत्तर प्रदेश के दक्षिण में, यानी कि दक्षिणी उत्तर प्रदेश में भी एक स्थान था, ऐसी गुफाएं मिली हैं जहाँ की दीवारों पर भित्ति चित्र मिले हैं। तो ये दो स्थानों के नाम आपको ध्यान रखने हैं जहाँ से गुफाओं की दीवारों पर भित्ति चित्र यानी कि दीवारों पर पेंटिंग मिली हुई है। तो ये हमने पहले पढ़ा भीमबेटका के बारे में। अब ये जो 20 लाख साल पहले है, जो पुरास्थल होते थे उनके बारे में हमें कौन बताता था, यानी कि पुरास्थल की जो खोज करते थे उनको कहते हैं तत्वविद। पुरातत्वविद कहा जाता है, आर्कियोलॉजिस्ट इनको कहा जाता है, जो इन पुरास्थल की खोज करते हैं और इनके बारे में जानकारी जुटाते हैं और हम लोगों तक ये पहुंचाते हैं। तो पुरातत्वविदों ने इन सारी चीज़ों को समझने के लिए जो हमारा इतिहास है बहुत पुराना, जिसे प्राचीन इतिहास कहते हैं, उसे 3 कालों में डिवाइड कर दिया। अब ये जो काल था 20 लाख साल पहले का, तो ये क्या था, बहुत पुराना काल था, सबसे पुराना काल था। तो पुराना को हमने यहाँ पर क्या कहा है, पुरा, ठीक है, क्या कहा है, पुरा। अब यहाँ से हमें सबसे ज़्यादा जो मिले हैं वो औजार मिले हैं, और किसके मिले, हमें पत्थरों के औजार मिले। तो पत्थरों को कहा जाता है पाषाण। तो इसीलिए इस काल को इन पुरातत्वविदों ने और इतिहासकारों ने पुरा पाषाण काल नाम दे दिया, जो कि 20 लाख साल पहले से स्टार्ट होकर 12,000 साल तक रहा। ये आप ध्यान रखिए, 20,000 साल पहले से स्टार्ट होकर 12,000 साल पहले तक ये पुरा पाषाण काल रहा। पुरा मतलब पुराना, और सबसे ज़्यादा औजार पत्थरों के मिले और इसीलिए इसको पाषाण कहा गया। तो पुरा पाषाण काल जो कि 20 लाख साल से 12,000 साल तक रहा। तो ये आप ध्यान रखिए, जो पहला काल था वो पुरा पाषाण काल था, साथ ही 20 लाख साल से 12,000 साल तक था। तो इसको सबसे लंबा काल भी कहा जाता है, सबसे लंबा पाषाण काल भी कहा जाता है। इसके बाद 2 और काल आए, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। वो इतने ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहे। पुरा पाषाण काल सबसे ज़्यादा लंबा काल है, सबसे पुराना काल है। और जो भीमबेटका जो जगह है वो किस लोगों के बारे में बताती है, 20 लाख साल पहले, यानी कि जो भीमबेटका है वो पुरा पाषाण काल की जगह है, पुरा पाषाण काल का पुरा स्थल है। क्लियर? तो मैंने आपको पुरा पाषाण काल के बारे में बताया, जो कि 20 लाख साल से पहले से 12,000 साल तक से पहले तक रहा। तो जो पुरातत्वविद थे या इतिहासकार थे, उन्होंने पुरा पाषाण काल को 3 भागों में बांट दिया। तो हर चीज़ को देखा होगा 3 पार्ट्स में ही डिवाइड किया जाता है। जो हमारा युग है वो भी 3 पार्ट्स में डिवाइड है। पहला जो था वो पहला जो था सतयुग, फिर द्वापर और अब कलयुग चल रहा है, ठीक है। ऐसे ही प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ऐसे ही हर चीज़ को 3 भागों में ही बांटा गया है। तो पुरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा गया, क्योंकि पुरा पाषाण काल जो था वो सबसे लंबा काल था, 20 लाख वर्ष पहले से 12,000 वर्ष पहले तक था। तो इसको 3 भागों में बांट दिया। पहला जो था वो था स्टार्टिंग वाला, आरंभिक,
पुरा पाषाण काल। आरंभिक क्यों? आरंभ माने स्टार्ट, यानी कि जिस टाइम से ये स्टार्ट हुआ होगा, 20 लाख साल पहले से जो स्टार्ट हुआ होगा वो आरंभिक पुरा पाषाण काल होगा। फिर इसके बाद जो बीच में आया वो मध्य पुरा पाषाण काल, और इसके बाद जो तीसरा आया वो था उत्तर। जो चीज़ बाद में जुड़ जाती है उसे हम उत्तर लगा देते हैं। तो आपने देखा होगा ना, उत्तर रामायण, यानी कि जो चीज़ बाद में जोड़ी गई उसमें उसको हम उत्तर बोलते हैं। ठीक है, एंड में जोड़ा गया है, सॉरी रामायण लिंग, उत्तर पुरा पाषाण काल। ठीक है, पुरा पाषाण काल को 3 कालों में डिवाइड कर दिया। फिर पुरा पाषाण के बाद जो दूसरा काल आया उसको मध्य पाषाण काल कहते थे। ठीक है, मध्य पाषाण काल कहा जाता था क्योंकि वो बाद में मध्य में आया है, तो मध्य पाषाण काल कहा। लेकिन वहाँ से जो औजार मिले, मध्य पाषाण काल के जो औजार मिले वो बहुत देखने में छोटे छोटे थे, छोटे छोटे थे, इसीलिए छोटे का मतलब होता है लघु। ठीक है, छोटा लघु, तो इसीलिए इसको लघु पाषाण काल भी कहा गया। और छोटे लघु पाषाण काल को बोला गया मेसोलिथ, मेसोलिथ भी बोला गया, जिसका अर्थ होता है लघु पाषाण काल। इसके बाद तीसरा जो हमारा काल आया वो आया नव पाषाण काल। नव मतलब नया, यानी कि यहाँ के जो औजार मिले वो थोड़े नए तरीके थे। छोटे औजारों को और बड़ा बनाया गया, उनमें लकड़ी के जो हत्थे होते हैं वो लगाए गए। जैसे आजकल आप हथौड़ी देखोगे, नीचे लोहे का पार्ट होता है, ऊपर लकड़ी का हत्था होता है। इसी तरह के काफ़ी सारे औजार मिले गए। ठीक है, औजारों पर रंगकारी हो रखी थी, चित्रकारी हो रखी थी, और बहुत तेज और नुकीले तरह के अलग अलग प्रकार के औजार मिले। तो वहाँ पर नए नए तरह के औजार मिले, इसीलिए नव मतलब नया, इसीलिए इसको नव पाषाण काल नाम दे दिया गया। तो ये तो 20 लाख से 12,000 तक था। मध्य पाषाण काल 12,000 साल पहले से 10,000 साल पहले तक रहा, और नव पाषाण काल रहा 10,000 साल पहले से। ठीक है, इसका कुछ डेट नहीं है, 10,000 साल पहले से जो था वो नव पाषाण काल रहा। तो इस तरह से पूरे पुरा पाषाण काल को और पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया। पुरा पाषाण काल में हमने भीमबेटका की बात कर ली थी। ठीक है, अब लोग आगे बढ़े, धीरे धीरे तरक्की हुई, विकास हुए, और हमारी पृथ्वी पर क्या होता है, जलवायु परिवर्तन होता रहता है। जलवायु परिवर्तन की वजह से बारिश होने लगी, घासें उगने लगी, घास खाने के लिए अलग अलग तरीके के जानवर आने लगे। ठीक है, उन जानवरों का शिकार करना भी आसान हो गया। धीरे धीरे लोगों को समझ में आने लग गया कि इन जानवरों का शिकार करने की बजाय इनको पाला भी जा सकता है। पालने से उनको चीज़ें, जो भोजन से संबंधित चीज़ें थी, यानी कि गाय को पालने लग गए या बैल को पालने लग गए, उनसे उन्हें दूध मिलता था। ठीक है, बैल से खेती करना आसान हो गया था, भेड़ से ऊन मिलने लग गई, बकरी से दूध मिलने लग गया। तो इस तरह के जानवरों को पालने लग गए, इसीलिए उनको पशुपालक कहा जाने लगा। पशुपालक कहा जाने लगा क्योंकि उनको पशु पालने का अंदाज़ा हो गया था कि पशुओं को पालने से उनको ही फ़ायदा है। तो सबसे पहले जिस जानवर को प्राचीन काल के लोगों ने पाला उसका नाम था कुत्ता। सबसे पहला पालतू जानवर कौन था? कुत्ता, जो आज के टाइम के कुत्ते की तरह नहीं है। जो पहले जो टाइम था उस टाइम पे थोड़े जो जानवर होते थे जंगली टाइप के होते थे, तो कह सकते हैं आज के टाइम का जो कुत्ता है उसका जंगली पूर्वज कुत्ता उस समय उनका पालतू जानवर था, जो कि पहला पालतू जानवर था। जैसा कि मैंने कहा कि नवपाषाण के लोगों का जो काल था उसमें नए नए प्रकार के औजार मिले, हमें वहाँ जो साक्ष्य मिले वो नए नए तरीके थे, इसलिए इसको नवपाषाण काल दिया गया। और वहाँ के लोग जो थे पशुपालक भी बन चुके थे, साथ ही एक कुशल कृषक भी बन चुके थे, यानी कि बहुत सारे अनाजों को उगाना उन्होंने सीख लिया था। गेहूँ, जौ
और भी तरह के जो अनाज थे उनको उगाना सीख लिया था। अब समस्या जो आई थी वो थी भंडारण की। तो भंडारण के लिए उन्होंने चालू किए मिट्टी के बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन बनाना जिसमें वह अपना जो अनाज है वो स्टोर करके रख सकें। और कपड़े के जो साक्ष्य, कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, कपड़े बुनने के भी साक्ष्य मिले। तो जो कपड़ा जिससे बनता था, तो सबसे पहले जो चीज़ मिली वो थी कपास। ठीक है, कपास के साक्ष्य भी हमें नवपाषाण कालीन पुरास्थलों से प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चला कि लोगों को कपड़ा बुनना, कपड़ा बनाना आ चुका था। और किससे आ चुका था? कपास से आ चुका था। तो ये दो चीज़ें नवपाषाण काल से संबंधित हैं। हमने पुरा पाषाण काल में भीमबेटका की बात करी, तो सिर्फ एकमात्र भीमबेटका पुरास्थली तो नहीं था जहाँ से सिर्फ साक्ष्य प्राप्त हुए होंगे। और भी जगह जगह संग्राहक गए, धीरे धीरे उन्होंने बस्तियां, गांव बसाना स्टार्ट कर दिए। तो जहाँ पर लोग गांव बसा के रहते थे उनको जनजाति कहा जाता था, जनजाति। ठीक है, जो कृषक थे और जो पशुपालक थे उन्होंने समूह में रहना इकट्ठा कर दिया था, यानी कि गांव बनाना स्टार्ट कर दिया था, और उनको जनजाति कहा जाता था। इसके बाद सिर्फ भीमबेटका नहीं था, जैसे कि मैंने कहा और भी जगह स्थल थी, और भी ऐसे स्थान थे जहां से हमें उस टाइम के साक्ष्य मिले हैं, अवशेष मिले हैं। तो उन चीज़ों में एक और नाम है कुरनूल की गुफा। तो सारे साक्ष्य, सारी जगहों के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा साक्ष्य किस जगह से मिला है, या फिर जो पुरास्थल है वो किस स्थान पर है। तो आपको स्थान भी याद रखना है और कौन सी जगह से क्या मिला है वो भी ध्यान रखना है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है, बस आप समझिए, देखिए इस वीडियो को, और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। लाइक तो ज़रूर ही कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कुरनूल की गुफा से हमें मिले हैं आग के साक्ष्य। आग के साक्ष्य यानी कि वहाँ के लोगों ने, उस टाइम के लोगों ने आग जलाना सीख लिया होगा। ठीक है, या फिर आग जल गई होगी। तो आग के साक्ष्य हमें कुरनूल की गुफा से मिले हैं। और ये कुरनूल की गुफा कहाँ पर है ये आपको ध्यान रखनी है। ये है आंध्र प्रदेश में, आधुनिक आंध्र प्रदेश में है कुरनूल की गुफा। जैसा कि इसके नाम से थोड़ा साउथ इंडियन नेम लग रहा है कुरनूल, तो ये है आंध्र प्रदेश। और क्या मिला है? यहाँ से आग के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद और भी जगह हैं, इसमें बुर्ज होम एक जगह है जो कि आधुनिक कश्मीर में है, कश्मीर प्रांत के अंतर्गत आता है। यहाँ से मिले हैं गर्तवास। गर्तवास क्या होते हैं? वहाँ के लोग, जैसा कि कहाँ पर है ये? कश्मीर में है। तो कश्मीर में बहुत ठंड होती है, ये आप अच्छे से जानते हैं। तो आपने अभी तक इग्लू के बारे में सुना है, तो लेकिन वहाँ पर उस टाइम पे इग्लू ना होके क्या होते थे? गर्तवास होते थे। लोग गड्ढे बनाकर अपने घरों में रहते थे, गड्ढे के घरों में रहते थे, और नीचे जाने के लिए उधर सीढ़ियाँ भी होती थीं। तो गड्ढे के घरों में जो रहा करते थे, तो उन गड्ढे के घरों को क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। जो कि कहाँ से हैं, कहाँ पर मिले हैं? कश्मीर में मिले हैं। और कौन सी जगह है वो? बुर्ज होम। तो बुर्ज होम से गर्तवास मिले। क्लियर? कुरनूल की गुफा आंध्र प्रदेश और बुर्ज होम कश्मीर के गर्तवास के बाद तीसरा जो स्थान पढ़ेंगे वो हम पढ़ रहे हैं मेहरगढ़। मेहरगढ़, तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? इस समय पाकिस्तान में है। ईरान जाने वाले रास्ते के बीच, ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में ये पड़ता है। ठीक है, क्या पड़ता है? मेहरगढ़ पर पड़ता है, मेहरगढ़। अब यहाँ से अब हम फर्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर से कनेक्ट करेंगे, आपको बहुत आसानी से याद होगा। और इसीलिए अगर आपने वीडियो भी फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो ज़रूर देख लें, फिर इसको समझें। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है। मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था कि हमें सुलेमान और किरथल जो पहाड़ियाँ हैं, सुलेमान और किरथल जो पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से क्या प्राप्त हुआ?
गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए, यानी कि सबसे पहले गेहूं और जौ उगाना लोगों ने स्टार्ट किया। सुलेमान और किरथल पहाड़ियाँ कहाँ बताई थी? उत्तर पश्चिम में। ये जो उत्तर पश्चिम है ये कौन सा एरिया है? ये है पाकिस्तान का एरिया, जो कि कहाँ पड़ता है? ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में। ये पाकिस्तान का एरिया है और ये कहाँ पर है? मेहरगढ़। ठीक है, ये मेहरगढ़ भी पाकिस्तान में है, ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में। तो ये दोनों चीज़ें आसपास होंगी। तो यहाँ पर गेहूं और जौ उगाना प्रारंभ किया होगा, तो मेहरगढ़ से भी तो गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले होंगे। तो मेहरगढ़ से भी हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले हैं। साथ ही कब्रों में मृतकों के साथ सामान भी प्राप्त हुआ है। सामान में अभी एक वहाँ पर से एक कब्र ऐसी मिली जिसमें मृतक के साथ बकरी को भी दफनाया गया था। ठीक है, बकरी को भी दफनाया गया था। और कहाँ से मिली है? ये सभी चीज़ें मेहरगढ़ से मिली हैं, जो कि पंजाब में आता है। और ये बोलन दर्रे के पास है। बोलन दर्रा के पास है मेहरगढ़। ध्यान रखिए, सुलेमान और किरथल की पहाड़ियाँ भी उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में ही हैं। वहाँ भी गेहूं और जौ बताया था। तो ये आप कनेक्ट कर सकते हो। तो आसपास ही है सब कुछ, ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में ही है। तो दोनों जगह से हमें क्या मिले? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। कब्रों में मृतकों के साथ उनका सामान या एक जगह से बकरी को दफनाया हुआ मिला, प्राप्त हुआ है। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। मेहरगढ़ के अलावा और भी ऐसे स्थल थे, ऐसे पुरास्थल थे जहाँ से हमें अलग अलग चीज़ें मिली हैं, अलग अलग चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। ज़्यादातर जगह से गेहूं, जौ, मवेशी, गाय, बैल और इस तरह दलहन, इस तरह की चीज़ों के साक्ष्य मिले हैं। तो आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है कि कौन सा पुरास्थल कहाँ से प्राप्त हुआ है, यानी कि उस स्थान का नाम आपको ध्यान रहना चाहिए। और अगर कोई स्पेशल चीज़ मिली है तो वो आपको ध्यान रहना चाहिए। जैसे गर्तवास मैंने बताया कहाँ से मिले? बुर्जहोम से, तो वो थोड़ा अलग सा था। ठीक है, सबसे पहले गेहूं और जौ सुलेमान और किरथल की पहाड़ियों से या फिर मेहरगढ़ से। इस तरह का स्थान या कोई स्पेशल चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है। तो हमने एक बार फिर से स्टार्टिंग से लेकर चलते हैं और भी जो पुरास्थल हैं उनको देख लेते हैं, जो आपके NCERT के चैप्टर 3 में दे रखे हैं। कौन कौन से हैं? तो हम स्टार्टिंग से चल रहे हैं भीमबेटका से। भीमबेटका हमारा सबसे पहला पुरापाषाण काल टाइम का पुरास्थल था। यहाँ से शैल चित्र हमें मिले हैं, गुफाएं मिली हैं और कंदराएं मिली हैं। ठीक है, गुफाओं पर चित्र बने हुए मिले हैं। दूसरा स्थान मैंने बताया था बुर्जहोम। ठीक है, बुर्जहोम कहाँ पर है? भीमबेटका कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में, ये ध्यान रखना है। बुर्जहोम कहाँ पर है? कश्मीर में। यहाँ से क्या मिले हैं? गर्तवास, यानी कि गड्ढे में लोग घर बना के रहते थे और सीढ़ियाँ मिली हैं जिससे कि वो नीचे जा सके और ठंड से बच सके। तीसरा मिला हमें करनूल की गुफा, जो कि कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। यहाँ से हमें क्या मिला? आग के साक्ष्य मिले। ठीक है, 4th नंबर पे मैंने बताया मेहरगढ़। यहाँ से क्या, ये कहाँ पर है? पाकिस्तान में, बोलन दर्रा के पास। बोलन दर्रा भी ध्यान रखिए। ठीक है, बोलन दर्रा के पास। यहाँ से क्या मिला? गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले, साथ ही मृतकों के साथ के शवों के साथ सामान भी प्राप्त हुआ है। और सामान के साथ साथ एक जगह से क्या मिली? बकरी भी मिली। मृतक के शव के साथ बकरी भी का भी शव मिला है। 5वां जो हमारा है वो है कोल्डी हवा। कोल्डी हवा ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में है।
ये आप ध्यान रखिए। कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश में है, यहाँ से भी हमें गेहूं, जौ और गाय, भेड़, बकरी इस तरह की चीज़ें मिली हैं। छठा जो है वो है चिरांद। चिरांद जो है बिहार में है, ठीक है। यहाँ से भी गेहूं, जौ और हरे चने, हरा चना मिला है, ठीक। फिर इसके बाद एक और है गुफ्रकाल। गुफ्रकाल, गुफ्रकाल कहाँ से मिला है? कश्मीर से। यहाँ से हमें क्या मिला? गेहूं और दलहन। तो कश्मीर वाले इलाके में गेहूं और दलहन अधिकतर पैदा होता था। तो बुलझौम से भी गेहूं दलहन मिला है और गुफ्रकाल से भी गेहूं और दलहन मिला है अनाज में। फिर इसके बाद आता है हल्लूर। इसका नाम भी थोड़ा साउथ इंडियन सा लग रहा है, तो कहाँ पर मिला होगा ये भी मिला होगा आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। और यहाँ से भी मिले हैं ज्वार, गेहूं, जौ, भेड़, बकरी, इनके शवों के, इनकी हड्डियाँ मिली हैं, यानी कि इन चीज़ों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इसके बाद पेयम पल्ली, ठीक है, ये भी थोड़ा साउथ इंडियन सा है, तो क्या होगा? आंध्र प्रदेश। कहाँ से प्राप्त हुआ होगा? आंध्र प्रदेश से। यहाँ से भी, यहाँ से मिला है काला चना, गेहूं, जौ, ज्वार, ठीक है, भेड़, सुअर, इनके साक्ष्य मिले हैं। ये सारे स्थान आपको ध्यान रखने हैं। कौन सा स्थान, कौन सा पुरास्थल किस स्थान से प्राप्त हुआ है वो आपको ध्यान रखना है, और कोई स्पेशल चीज़ है तो वो आपको याद रखनी है। इसके अलावा एक और स्थान है जिसके बारे में हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं, तो इसको इरेज कर देते हैं। 10वां जो स्थान है वो है दाओजली हेडिंग। दाओजली हेडिंग, ये जो प्राप्त हुआ है ये चीन और म्यांमार जाने वाले रास्ते के बीच में मिला है, तो यानी कि चीन और म्यांमार के तरफ मिला है। और यहाँ से प्राप्त हुआ है जेडाइट पत्थर, जो कि कहाँ मिलता था? चीन में मिलता था, चीन और म्यांमार के रास्ते में। तो यानी कि ये जो जेडाइट पत्थर है ये चीन से आता था, और इसका जो साक्ष्य मिला है वो दाओजली हेडिंग में हमें प्राप्त हुआ है। और ये कहाँ से आयात होता था? ये आयात होता था चीन से। साथ ही इसके मिला है काष्ठाश्म। काष्ठाश्म क्या होता है? एक प्रकार की लकड़ी होती है जो सख्त होकर पत्थर जैसी बन जाती है। तो एक प्रकार की लकड़ी है ये काष्ठाश्म, जो कि सख्त हो गई है और पत्थर बन चुकी है, जिसे काष्ठाश्म कहते थे। तो इसका भी हमें साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका भी साक्ष्य हमें दाओजली हेडिंग से ही मिला है। तो ये था आज का हमारा चैप्टर, जो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे हड़प्पा सभ्यता के बारे में, सिंधु सभ्यता के बारे में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो। तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।